गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने आपको कल उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु और उच्चतम और निम्नतम मान निकालना सिखाया था। अब उसके आगे हमें करना है एक्सरसाइज 6.5 और न्यू बुक में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। तो किसी भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको दो विधि बताई थी। पहली प्रथम अवकलज विधि और दूसरी विधि का नाम है द्वितीय अवकलज विधि। दोनों ही विधियों का हम यूज करके उच्चतम या निम्नतम मान या उच्चतम या निम्नतम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे sin x और cos x वाले फलन यदि आते हैं आपके पास तो आप द्वितीय अवकलज विधि का यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। तो हम दोनों ही विधियों से देखेंगे कौन सी विधि आपको बेस्ट लगती है। सबसे पहले हम हल करना चालू करें तो जो फलन है उसको हमने लिखा माना f(x), उस फलन को हमने f(x) मान लिया sin x प्लस cos x। ठीक है, ये आपका फंक्शन है और इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो दोनों ही विधियों में हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब अवकलन करना पड़ेगा और f' की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो f' इक्वल टू क्या होगा, sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन cos x, ठीक है, और cos x का माइनस साइन x। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, f' आ गया हमारा। फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मान ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फलन का मान या तो उच्चतम होगा या निम्नतम। तो पहले हम पॉइंट निकाल लें, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं जिसे अपन इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो हम लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमें बिंदु निकालना पड़ते हैं योग क्रांतिक बिंदुओं के लिए। क्रांतिक बिंदु मतलब क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी f' आया है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। f' को किसके बराबर रखा हमने, 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब f' की वैल्यू कितनी है बोलो, 0। इसको 0 के बराबर रखना है। तो f' कितना है, cos x माइनस sin। ओके, cos x माइनस sin x इक्वल टू में क्या ले लेंगे हम, 0। जो भी फलन है उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और उसको किसके बराबर रख दिया हमने, 0। हमें कौन से पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अब नाउ हम इसमें पक्षांतर कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, sin x इक्वल टू cos x, ठीक है। और हम अपान में ले लें यदि, तो बताओ क्या आएगा, sin x अपान cos x इक्वल टू में क्या बचेगा, 0, 1। क्यों, अपान में जाएगा तो 1 है, 0 नहीं है, कितना है, 1 है। तो ये मिस्टेक भी बच्चे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखो कि cos x अपान में जाएगा तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1। अपान में कैसे आ गया, क्यों, हमने इसको अपान में ले लिया, इसके इनटू में क्या मान लो, 1 है। ओके, 1 तो हर किसी से इनटू में 1 है, 0 मानोगे तो पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। तो इनटू में क्या है, हमेशा 1 है, हम अपान में ले लें तो 1 बचेगा कि नहीं। अब sin अपान cos क्या होता है, 10। ओके, 10x इक्वल टू 1, ठीक है। अब 10x की वैल्यू 1 जो है, हमें मालूम है कि 10x की वैल्यू 1 मतलब किस थीटा के लिए 10 1 होता है, टेबल याद है, 45 मतलब पाई अपान 4। रेडियन में क्या बोलेंगे हम, पाई अपान 4। तो हमें बस यहाँ जो भी काम करना है हमें रेडियन में करना है। तो रेडियन में अच्छी खासी आपको रटे होना चाहिए कि 30 को क्या कहेंगे रेडियन में, ठीक है, 60 को क्या बोलेंगे, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं अपन, पाई अपान 4। लेकिन हमें ये पूरा देखना है कि जो 10x है अकेले हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, पूरा हम लेंगे कौन सा, एक सर्किल 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में क्लास 11th में आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, हम क्वाड्रेंट बना लें। मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है आपके, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ से अपन इस तरफ बढ़ेंगे तो ये कितना होता है आपका, पाई अपान 2, ठीक है, पाई में बोलो, पाई अपान 2 हो गया। फिर हम यहाँ गए तो यहाँ पाई मतलब 180 हो गया, और यहाँ पर 3 पाई अपान 2 मतलब 270 डिग्री। 270 को हम पाई में रेडियन में क्या बोलेंगे, 3 पाई अपान 2। बिल्कुल याद रखो, पाई अपान 2 और 3 पाई अपान 2, ठीक है, ये 0 और ये पाई। ओके, फिर यहाँ वापस यहाँ जाएंगे तो ये 2 पाई पे आ गया,
यहाँ पाई, मतलब ये सर्किल पाई है, फिर ऐसे चले गए तो 2 पाई है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपकी पूरी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपकी याद आ जाना चाहिए यहाँ पर। अब हमारे tan x इक्वल टू 1 है, तो अकेले जो 1 वैल्यू हमने देखा पाई अपॉन 4 में तो है, मतलब जब आपका जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो पाई अपॉन 4 है, लेकिन और दूसरे क्वाड्रेंट में भी हमको पाई अपॉन 4 की वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 की वैल्यू मिलेगी, पाई अपॉन 4 की नहीं 1 की, 1 मिलेगा दूसरे थीटा के लिए भी। कैसे? हमें पहले ये देखना है कि tan x कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो आप पूरे क्वाड्रेंट में आप ये बताओ कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, पूरी 1 फर्स्ट एंड थर्ड में 10 पॉजिटिव है। तुमको तुरंत याद आ गया, तो ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और थर्ड में। तो ये दोनों ही क्वाड्रेंट में हमें 10 की वैल्यू लेना है, एक फर्स्ट के लिए और एक थर्ड के लिए। इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 माइनस, तो माइनस तो हमें लेना नहीं क्योंकि हमारा tan x कैसा है, पॉजिटिव में। अब 1 है, तो अब हम इसमें लिखेंगे tan x इक्वल टू, एक तो 1 कब आएगी, जब पाई अपॉन 4 होगी। वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 4। जब x कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, पाई अपॉन 4, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 4 ले लेंगे। और तथा इसी में एक और पार्टीशन बनाओ, तथा एक तो इससे मान मिलेगा, तो इससे क्या मिलेगा निकाल लो, x इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये x की वैल्यू आ गई, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई है, और यहाँ पर क्या होगा आपका पाई अपॉन 4, ये मान लो पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 पे वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया, पूरा यहाँ से ले अपन तो पूरा क्या हो गया, पाई प्लस पाई अपॉन 4। तो हम ये देखेंगे कि जो 1 वैल्यू है वो कहाँ भी एक जगह और मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 4। तो हम लिखेंगे एंड लगा लो, tan x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई अपॉन 4। ये क्लियर हुई लाइन की नहीं हुई? पाई यहाँ से यहाँ तक पाई है आपका, और पाई अपॉन 4 ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई अपॉन 4 हो गया। तो पाई प्लस पाई अपॉन 4 में भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो हम दोनों मान ले लेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वाड्रेंट के लिए हमने मान रख लिए। अब यहाँ से क्या मिलेगा, बोलो योग, यहाँ से एंगल x की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई प्लस पाई अपॉन 4। इसको एलसीएम से हल कर लो, कितना आएगा, पाई प्लस 4 पाई प्लस, बोलो 4 से 4 को डिवाइड की 1 का इंटू किया तो पाई, प्लस कर लो 4 पाई पाई 5 पाई अपॉन 4। ये हमें 2 मान मिल गए, x की 2 मान मिल गए, मतलब हमारे जो क्रांतिक बिंदु आए, एक आया x इक्वल टू पाई अपॉन 4 और एक आया x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4। ये दोनों मान के लिए हमें चेक करना है। तो अभी हमने क्या ज्ञात किए हैं, केवल क्रांतिक बिंदु मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात किए हैं। ठीक है, फिर से समझ लो आप एक बार। सबसे पहले f(x) को डिफरेंशिएट किया हमने, f' निकाला। क्रांतिक बिंदु के लिए अपन कल से ही कर रहे हैं क्वेश्चन। क्रांतिक बिंदु में हम क्या करेंगे, f' को 0 के बराबर रख देंगे, और इसमें हमारे पास मिला tan x इक्वल टू 1। बस हमें ये देख लेना है कि जो 1 है वो tan x की जो मान है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक मान है तो पहले और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है, तो दोनों के लिए हमें वैल्यू ले लेना है। पहले के लिए 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन 4 की, हमने चेक कर लिया। तो पहले के लिए आप क्या लिखोगे, tan x इक्वल टू 10 पाई अपॉन 4, तो x की वैल्यू पाई अपॉन 4 आ गई। और तीसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख देंगे हम, पाई में कितना ऐड कर देंगे, पाई अपॉन 4। तो तीसरे क्वाड्रेंट के लिए दोनों वैल्यू के लिए के हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कर लिए। अब आगे देखें अपन, 90 में तो चेंज हो जाती, किसमें 90 में तो 90 वाला लेनी नहीं, हमें सिर्फ x अक्ष के सापेक्ष करना है। 90 वाला आपको इसको जो लेना है, इसको आप इससे माइनस करके नहीं करना। हम जब भी एंगल बदलेंगे तो x अक्ष के सापेक्ष बदलेंगे, या तो हम 2 पाई से बदलेंगे कोण, या हम पाई से बदलेंगे, पाई बाई 2 और 3 पाई अपॉन 2। ये बाय अक्ष पे है, बाय अक्ष के सापेक्ष कोई भी चेंजेस नहीं लेंगे हम। मतलब यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते थे क्या, 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, माइनस पाई अपॉन 4 भी लिख सकते, प्लस थीटा भी लिख। तो ये नहीं लेना, अपन को रिवर्स में नहीं चलना है, अपन को ऐसे ही चलना है। तो 180 प्लस थीटा वही तो लिखा है। हाँ, तो 180 प्लस थीटा ही लिखा है ना। तो 180 कहाँ है, x अक्ष। 180 प्लस थीटा पाई बाय 4 होता है ना। 180 प्लस थीटा तो थीटा होता है, वो
फार्मूला नहीं लगा रहे, सिर्फ हम एंगल लिख रहे हैं कि हमें पाई ये वैल्यू जो 1 है वो कहाँ मिलेगी, इसको समझ लो आप। थर्ड क्वाड्रेंट में 1 कहाँ मिलता है हमको, पाई/4 में, तो इतना पाई/4 में है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, पूरी वैल्यू क्या हो गई अपनी, 1 पाई प्लस पाई/4। अच्छा, अभी हमने फार्मूला नहीं लगाया है, ये फॉर्मूला नहीं, हमने फार्मूला लगाया ही नहीं कि tan पाई प्लस थीटा वाला, यहाँ कंफ्यूजन होता है, पर आप समझ लो। हम वो ये देख रहे हैं कि जो 1 मान है वो पाई/4 पे मिलता है, एक फर्स्ट में चला गया और थर्ड में पाई/4 है, तो ये तो पूरी पाई है। अब पाई/4 आपका मान लो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं है, तो अब पूरा शुरू से देखेंगे तो यहाँ तक का कोण पाई और पाई/4 और प्लस कर लो, तो हमने सिर्फ लिखा है कोण, फार्मूला नहीं लगा रहा है। tan 180 प्लस थीटा बराबर, हमें ये नहीं लगाना कि फिर से tan आएगा, हमने कोण से कोण का तुलना कर ली, x की वैल्यू क्या आ गई है, कंपेयर किया। हाँ, वैसे भी आप लगाओगे तो पाई/4 ही मिलेगी, आप tan पाई प्लस थीटा का सूत्र लगाओगे तो tan ही पाई/4 ही तो मिल रहा है, लेकिन हमें पूरा देखना है कि तीसरे के लिए क्या होगा, कोण पाई प्लस पाई/4 होगा, फिर हमने यहाँ से निकाल लिए मान। क्लियर, ऐसे ही करना है आपको, अच्छी तरह से समझ लें आप ठीक है, 2 मान आ गए, आगे देखें आप। अब मेन चीज है अपनी, हाँ अब हमें आगे क्या काम करना है, देखो क्रांतिक बिंदु तो हमारे आ गए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, सेकंड डेरिवेटिव मेथड बनाए हम, ये भी बता दें ना, ये भी इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, लेकिन इसकी ठीक है नहीं, इसको रब कर देते, जगह हो जाएगी आपके पास। अब देखें हम, हमारे पास क्रांतिक बिंदु आए, कितने कितने आए थे, पाई/4 और 5 पाई/4, ये 2 मान आ गए, ठीक है। अब ये 2 क्रांतिक बिंदु आ गए, अब यहाँ से हम आपको समझा रहे हैं द्वितीय अवकलज विधि, यहाँ प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि तक, यहाँ तक तो कॉमन है, इतना तो करना ही है। अब हम कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, मतलब द्वितीय अवकलज विधि, यहां से हम लगा रहे हैं द्वितीय अवकलज विधि। अभी प्रथम से भी कराएंगे अपन ये क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने, ठीक है, या तो इसको 1 लिख दो, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसका भी यूज होएगा, इसलिए अपन ने इसको 1 दे दी, इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब द्वितीय अवकलज विधि में हम क्या करते हैं, एक बार और अवकलन कर लेते हैं, f' का नाम ही है द्वितीय अवकलज, मतलब एक बार और हम अवकलज कर लें, तो f' सिंबल क्या हो जाएगा, f'(x), अब करो डिफरेंशिएट करो, उसको बोलो तो वो तो लेकिन डबल डिफरेंशिएशन कर हाँ, डी, ये भी सिंबल चलता है, ये d² यहाँ ये वाले सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, f', जैसे इसको हमने क्या लिखा था, f'(x), इसको क्या लिख रहे हैं अपन, f'(x), ठीक है, माइनस साइन एक्स, हाँ बोलो, cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स और माइनस cos x, ओके, दोनों नेगेटिव आ गए, ठीक है, आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कॉमन ले ले, नहीं लेना कॉमन, बता रहा है, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। आप क्रिटिकल पॉइंट जो आए ना, ये मान रख के देखो, क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, x की जगह पे पहले पाई/4 रख के देखें और f'(x) की वैल्यू निकालें, तो x = पाई/4 लेने पर, ठीक है, ले लें, तो f'(पाई/4 माइनस साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4, हल कर लो, सॉल्व करो, माइनस, अब पाई/4 1/√2, वेरी गुड, इसकी भी √2 नहीं, cos पाई/4 भी 1/√2, दोनों सेम है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस ऐड कर दें हम, 2/√2, आप लघुत्तम लेके कर सकते हो, एलसीएम लेके, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, 2 बार लिख लें, क्यों लिख ले रहे कि एक बार कैंसिल हो जाए, एक कैंसिल हो गया, तो तुम्हें मिल गई -√2। खैर हमें वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं थी, हम सॉल्व नहीं करते तो भी नहीं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है यहाँ का साइन, f'(x) जो है पाई/4 पे कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, <0। ध्यान से समझना, f'(x) <0 मिल गया, वैल्यू क्या मिली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा मिल रहा है, 0 से छोटा, तो जिस बिंदु पर f'(x) ऋणात्मक मिलता है यानी <0 मिलता है, उस पॉइंट पर वो पॉइंट कैसा होता है, मैक्सिमम, मतलब उच्चतम बिंदु होता है,
मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है? मैक्सिमम। तो ये जो बिंदु है आपका, हम लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू पाई अपान, कल हमने बताया था आपको कि x इक्वल टू जिस पॉइंट पर हमको f डबल डैश x लेस देन 0 मिलता है वो उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पर f डबल डैश x लेस देन 0 है, अतः यह उच्चतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उच्चतम बिंदु है। और हमसे मान कौन सा पूछा है प्रश्न में? उच्चतम मान पूछा है। अब ये उच्चतम बिंदु तो आपने फाइंड कर लिया कि पाई अपान 4 उच्चतम बिंदु है। अब मान चाहिए तो ये पाई अपान 4 कहाँ रखेंगे? एफ में। ये जो मेन फंक्शन है वहां पर अपन रख दें तो फलन का हमको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब उच्चतम मान मिलेगा। हाईएस्ट, ये देखा ना मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? जो हमारा हमने चेक कर लिया कि x इक्वल टू पाई अपान 4 कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना आपको फंक्शन की, तो क्या करोगे तुम? वहां रख देंगे मेन इक्वेशन। मैंने जो फंक्शन दिया है fx, तो बताओ कहाँ है इक्वेशन? समीकरण 1 से। एक दे ही चुकी हम लोगों ने, जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 से मान रख दो। x की जगह पे क्या रख दें हम? पाई अपान 4। तो पाई अपान 4 रख दें, अपन हल कर लें, अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी cos पाई अपान 4, साइन पाई अपान 4 की वैल्यू 1 अपान रूट 2, फिर एक और 1 अपान रूट 2 अपान रूट 2, फिर एक कट गया तो रूट 2। ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू किसकी? फंक्शन की। किस पॉइंट पे मिली? पाई अपान 4 पे मिली। आंसर तो यही आ गया। लेकिन यदि हमसे अभी तो उच्चतम वैल्यू पूछी, मान लो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछते तो दूसरा चेक तो हम पहले चेक करें। अभी हमने यहीं पर छोड़ दिया, पाई अपान 4 की रिवर्स की है। अब यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे? 5 पाई अपान 4 पर। ठीक है, हमने वैल्यू देख ली। अब हम 5 पाई अपान 4 को भी चेक करेंगे। तो यहां तक हो गया। अब हम मान कौन सा ले लेंगे? अब आगे और बताते हैं। अभी मान लो और क्वेश्चन में न्यूनतम बिंदु भी पूछ लेते, मिनिमम वैल्यू पूछ लेते, तो हम मिनिमम वैल्यू के लिए अभी एक मान छोड़ दिया, उसको और चेक कर लें। तो x बराबर अब ले लें हम 5 पाई अपान 4। ठीक, तो f डबल डैश 5 पाई अपान 4 पे वैल्यू निकालना है, माइनस साइन। अब देखो कितना है योग? 5 पाई अपान 4। तो डिग्री में कितना है? 5 पाई अपान 4 का मतलब, ठीक है 180 रख दो। हाँ 180 रख लो, ठीक है। या तो आप 180 रख के हल कर लो, या फिर हम पाई से देख ले क्या पहले रख लो। 5 पाई की वैल्यू 180, 5 into 20 है। 4 चक्कू 16, 2 4 5 20, 5 25 5 2 5 चौक 20 2 225 आ गया। 5 पाई अपान 4 जो है 225 है। 180 से चेक कर लें, 225 से 180 घटा, 180 से बड़ा, क्योंकि 225 का मान तो हमें मालूम नहीं है। 180 से बदलें अपन, या तो 360 से बदलें 225 को, या 180 330 into, तो हाँ नहीं, तो 180 से चेंज करें, जल्दी आएगा। तो 180 घटा दो, तो 5, 12 में से 8 गए 4, 45 बचा। कितना बचा? 45। मतलब हम 45 इसको लिख सकते हैं 180 धन 45, 225 है वो, 180 plus 45। हाँ, तो अब पूरे पाई में बदल लो। ये कितना है? 5 पाई अपान 4 है। 180 क्या होता है? पाई। और 45 क्या होता है? पाई अपान 4। ये चीजें तुरंत माइंड में आना चाहिए। 180 मतलब पाई, 45 मतलब पाई अपान 4। आगे तुरंत तो बस चेक कर लो। इसको क्या लिख देंगे हम? 225 को पाई प्लस पाई अपान 4। ये चीजें हमसे बनना चाहिए। पूरा काम है रेडियन में करना, भले हमने डिग्री में कन्वर्ट करके निकाल लिया है, लेकिन आपको बिल्कुल ये चीजें, या फिर एक तरीका और था बताएं। 5 पाई अपान 4 है, 4 से भाग दो 5 में, 4 एकम 4, एक बार गया मतलब 1 पाई, और एक आपकी क्या होगी? 4 का भाग दो 5 में, 4 एकम 4, तो 1 पूरा हो गया, मतलब पाई पूरा हो गया। और रिमाइंडर कितना बचा? 1, मतलब पाई, और अपान कितना होगा? 4। तो हम 5 पाई अपान 4 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई अपान 4। एक तरीका और होता है, यदि हम बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं कि हम रेडियन उसको डिग्री में बदल लें, तो क्या कर सकते थे? 4 का भाग दे देते आप। तो ये भाग दिया तो जो पूरा भाग चला गया, मतलब पाई और लगा लो साथ में, 4/5, 5 पाई है ना, तो पाई भी लगा लो। तो पाई के साथ में आ जाता, यहाँ पाई आ गया, 1 पाई, और यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रही है, मतलब पाई,
और ये अपान में कितना फ्रैक्शन बच रहा है, पाई अपान 4। तो अपन कोई किसी को भी कैसे लिख सकते, कोसेंट कितना है पाई, और रिमाइंडर प्लस कर दो तो पाई अपान 4, ये ऐसा लिख लेते। ये होती है अपनी माइंड में कैलकुलेशन। ठीक, दोनों तरीके बता दिया, तो आप बिल्कुल रेडियन में बदल लो या फिर आप डिग्री में बदल के सॉल्व कर लो। अब ऐसे ही इसको भी क्या लिख देंगे, पाई प्लस पाई अपान 4। अब बताओ फॉर्मूला लगाओ, साइन 180 प्लस थीटा 5/4 माइनस में प्लस में, माइनस में कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं चेंज होता, साइन नेगेटिव होता है ना, हाँ नेगेटिव होता तो है, माइनस के साथ आएगी ना वैल्यू, हाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस है यहाँ, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो साइन पाई अपान, उसमें भी प्लस कॉस, इसमें भी, क्योंकि साइन थर्ड क्वार्टर में तो केवल 10 पॉजिटिव होता है, ये भी नेगेटिव, तो माइनस प्लस cos पाई अपान 4, और cos sin पाई अपान 4 की वैल्यू 1/√2, इसकी 1/√2, 2/√2 मतलब √2 मतलब पॉजिटिव। हमें तो ये देखना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कितनी है पॉजिटिव, बस इतना बस चेक कर लो, पॉजिटिव है, सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो हमने क्या लिखा, √2 ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक मान है, मतलब आप उल्टा रिजल्ट है इसमें। अब क्या रिजल्ट लिखेंगे अपन, चूंकि x बराबर उसमें नेगेटिव आया था तो उच्चतम था, इसमें पॉजिटिव आ गया, तो x बराबर 5 पाई अपान 4 पर f, देखो लैंग्वेज देख लो, f डबल डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब हिंदी में क्या लिख लें अपन, धनात्मक है, इंग्लिश में तुम क्या लिखोगे, साइन लगा दो ना, पॉजिटिव है, ठीक है ना, धनात्मक है, तो रिजल्ट बोलो, तो x बराबर 5 पाई अपान 4 कौन सा बिंदु है, मिनिमम मतलब हिंदी में निम्नतम बिंदु है, और निम्नतम वैल्यू निकालना होती तो वो पुट कर देंगे मेन फॉर्म, इक्वेशन नंबर 1 में, मेन फलन बोलो उसको, इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 से निम्नतम मान आ जाता अपना, कितना देखे है ना, निम्नतम मान एक भी चेक कर लो, यदि निम्नतम मान आ भी गया तो हम निकालेंगे कैसे, 5 पाई अपान 4 पे वैल्यू निकाल लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, साइन 5 पाई अपान 4 जैसे अभी अपन ने किए हैं, प्लस cos 5 पाई अपान 4, ठीक है, बिल्कुल 5 पाई अपान 4 को बिल्कुल ऐसे चेंज करके, ठीक, तो ये माइनस में जाएगी, ये माइनस आएगी तुम्हारी, ठीक है, 1/√2, और ये आ जाएगी माइनस में 1/√2, तो -2/√2, और ये आ जाएगी -√2, ये होगी निम्नतम वैल्यू कौन सी हो गई, निम्नतम मान हो गया -√2, और उच्चतम मान +√2। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। और इस क्वेश्चन को अभी हमने कौन सी विधि से समझाया है, द्वितीय अवकलज विधि से। इस क्वेश्चन को हम प्रथम अवकलज विधि से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रथम अवकलज विधि से करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख लें अपन, प्रथम अवकलज विधि से, प्रथम अवकलज विधि से, ठीक है, यहां तक तो सेम है, क्रांतिक बिंदु निकाल लिया हमने। अब एक क्रांतिक बिंदु को हम कहाँ लेते हैं, नंबर लाइन पे। प्रथम अवकलज विधि में जो भी क्रांतिक बिंदु है उनको संख्या रेखा पे दर्शाना, ठीक है, स्केल है, संख्या रेखा पे बना लो और ऑब्जर्वेशन करो। देखो कैसा ऑब्जर्वेशन करेंगे अपन, ये संख्या रेखा बना रहे हैं, ये बना, ठीक, ये हमने बनाई संख्या रेखा नंबर 9। ये जो पाई अपान 4 है मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और जितने भी क्रांतिक बिंदु सब ऐसे लिख लो। और हमारा पूरा रोटेशन कहाँ था, 0 से लेके हमने कहाँ पर पूरा एक राउंड ले लिया, 2 पाई था, ठीक है, 0 से 2 पाई पूरा एक राउंड लिया ना, 0 से 2 पाई था। अब ये दो है क्रांतिक बिंदु। अब इस क्रांतिक बिंदु के इस तरफ f' की वैल्यू पे गौर करना, इसकी वैल्यू f' ऋण है कि धन है, और क्रांतिक बिंदु के इस तरफ इससे पाई अपान 4 से छोटे मान के लिए और पाई अपान 4 से बड़े मान के लिए f' अपन देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेकिंग करना है। अब ध्यान से देखना, पाई अपान 4 से एक छोटा मान बोलो, पाई अपान 4 मतलब 45 है, कितना होता है पाई अपान 4 से छोटा, 30 मीन्स पाई अपान 6, यहाँ पाई अपान 6 भी है, ठीक, 30 ना, ओके, ये कितना है 45, और ये कितना है 225, ठीक है, ये अंदाजा ले लो, ये
क्लियर? बढ़े? अब हम कौन सा मान लेने जा रहे हैं? इनके बीच का कोई भी एक। तो हमने कौन सा ले लिया जिसकी वैल्यू हमें मालूम है इजीली? 30 की पता ही हमको, 30 की वैल्यू हमें दोनों की पता है, कॉस की भी पता है, साइन की भी पता है। कौन सा ले लिया हमने? 30। अब हम एफ डैश एक्स का मान चेक करेंगे। ये करना है आपको रफ में, ये सब रफ है, ये रफ है। यहाँ ये नंबर लाइन बस पेयर में बनाना और रफ में कैलकुलेट करो। अब एफ डैश एक्स मतलब एक्स की जगह पे क्या रख दो आप? पाई अपॉन 6। मान देखो, पाई अपॉन 6 रख दो, कॉस पाई अपॉन 6 माइनस साइन पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 मतलब √3/2 cos पाई 30, √3/2 कॉस 30 कितना है? √3/2 √3/2 माइनस और ये 1/2। 1/2। अब वापस देखो ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? देखो अंदाजा, √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू मालूम है तुम्हें? 7 हाँ 5 पॉइंट कर दो 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये होती है 0 आ जाएगा नहीं तो 1.732 है ना और माइनस 1 0.732 तो 1 ये तो बड़ा मान है ना एक से। और हमें तो देखना कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू कितनी आ रही है इससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव बस इतना बस तुमने निकाल लिया कि ग्रेटर देन 0 आ रही। रफ में है ना ये तो हाँ धन आ रहा तो यहाँ चिन्ह लगा लो आप धन। इनके बीच का कौन सा चिन्ह हो गया? प्लस। मतलब यहाँ के बीच का कोई भी मान रखेंगे तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? का चिन्ह होगा धन। अब इनके बीच का कोई मान ये सब रफ में करना है अपन को सारा कैलकुलेशन। π/2 ले लो। अब π/2 ले लो। π/2 की जगह और इजी वाला मान देखो 60 ले लो। 60 ले लो। 60 मींस π/3। π/3 ले लेते हैं। π/90 ज्यादा इजी था मतलब। π/90 ज्यादा इजी था। देख लेते हैं अपन, है ना? π/3 ले लेते हैं। π/3 लो, एफ डैश π/3 इसमें जल्दी आ जाएगा तुम्हारा 60 में cos π/3 माइनस साइन π/3। ठीक है? π/3 पे बोलो वैल्यू कितनी? 1/2 √3/2 ये cos 60 हो गया ना और ये पलट गया। अब देखो ये बड़ा हो गया है हाँ 1 माइनस √3 की वैल्यू क्या हो गई? 1.732। ऑब्वियसली कैसी आएगी? नेगेटिव, ऋणात्मक में आएगी कि नहीं आएगी? ऋणात्मक आएगी तो लेस देन 0। ठीक है? अब लेस देन 0 मतलब यहाँ चिन्ह कौन सा आ गया? माइनस में आ गया। माइनस में आ गया, ये माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पर गौर करने की चीज है, ये दो चीज हमने अपने निकाल ली। सिर्फ हमें साइन से मतलब था। किससे मतलब था? कल देखो किससे मतलब था? साइन। ये यहाँ कौन सा आगे धन, यहाँ कौन सा आगे ऋण। अब ये तुम्हें मालूम नहीं है, अच्छे से समझ लो। चूंकि क्या लिखेंगे अपन? चूंकि x बराबर π/4 क्रांतिक बिंदु ये है, क्रिटिकल पॉइंट। x/π/4 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह, इसका चिन्ह पॉजिटिव, धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है। कैसा बदल रहा है? पॉजिटिव धनात्मक से, ऐसी लैंग्वेज लिखना है, धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है। इसका रिजल्ट होता है जब धन से ऋण में बदल रहा है। अतः x बराबर π/4 जो क्रिटिकल पॉइंट पर यदि चिन्ह धन से ऋण में बदलता है तो वो बिंदु उच्चतम बिंदु कहलाने लगता है, मैक्सिमम पॉइंट। और ऋण से धन में बदलता तो वो निम्नतम। तो x/π/4 कौन सा बिंदु हो गया? मैक्सिमम, उच्चतम बिंदु होगा। उच्चतम बिंदु हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ के लिए भी चेक करेंगे अपन। अभी उच्चतम मान चाहिए तो उच्चतम मान के लिए समीकरण 1 में क्या करने हैं हम? समीकरण 1 में x बराबर π/4 रखने पर, अभी अपन पिछली बार भी किया था, पिछले क्वेश्चन में π/4 आया था कि नहीं आया था? मैक्सिमम वैल्यू साइन π/4 और प्लस कॉस π/4 और ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 2/√2 कटने के बाद जाएगा √2। ये उच्चतम वैल्यू याद भी रख लो कि इस फंक्शन की उच्चतम वैल्यू √2 है और निम्नतम वैल्यू -√2, वो भी आएगी। अभी अपन चेक करते हैं। तो उच्चतम मान आ गया ये आपका, इतना क्लियर हुआ। अभी हमने कौन से बिंदु पे चेक किया? π/4 पे। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में क्या करना है? इन्हीं को नंबर लाइन पे ले लेना है और देख लेना है कि किस तरफ मान धन है कि ऋण है। धन से ऋण में बदल रहा है तो उच्चतम बिंदु है और ऋण से धन में बदल रहा है तो निम्नतम बिंदु। वैसे ये ऋण आया ना,
ये वाला जो इनके बीच का मान रख के अपन जब हल करेंगे तो धन ही में आएगा। एक बार अपन चेक भी कर ले, जब एक धन आता है एक ऋण आता है तो दूसरा फिर धन आता है। तो अपन देखें प्लस आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ पर देखें ये मिटा दे, सब में आ गया कि नहीं आया। पूछो क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चन हो तो पूछो, कुछ डाउट है? नहीं है, क्लियर है। अब किस पे चेक कर रहे हैं अपन, बोलो। 225 पाई/4 से इनके बीच का मान में तो ऋण आ चुका है, तो अब इसके यहाँ से बड़ा मान देख लो, 360। ये 360 है ना, इनके बीच का एक मान ले लो, कोई सा भी, कौन सा ले रहे हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, कन्वर्ट हो। अब x बराबर 5π/4 पर 270, इस पे 270 में बोले ना निर्देशांक वाले मान में दिक्कत होती है। और लो 300, 225 है, 330 ले लो, 330 ले लो, तो 360 माइनस 30 करेंगे, 330 पे कर लो चेक, 330 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो कौन सा मान चेक कर लें हम रफ में, x बराबर 330 पर चेकिंग करेंगे। ठीक, रफ है ये रफ में, तो f डैश x कितने पे करना है, 330 पे, मतलब 330 पर ये मान रखा है, cos 330 माइनस sin 330, जहां x था वहां पे हमने 330 रख दिया, पाई में नहीं बदला अभी हमने, अभी हम बता रहे हैं पाई में कैसे बदलेंगे। 330 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 360 माइनस 30, ये दोनों की वैल्यू में पता हो, ऐसा मान बदलो ना जिसकी वैल्यू पता हो, 360 माइनस 30, ठीक है। और 360 माइनस 30 क्या हो जाएगा, cos, मम्मी बदलेगा ना, 360 में नहीं बदलता ना, 180 और 360 में नहीं बदलता, π/2 और 3π/2 में बदलता है, 90 और 270 में चेंज होते हैं, और पाई में और 360 में नहीं बदलता। तो अब इसमें क्या आएगी वैल्यू, cos का पास ही रहेगा, cos 30 माइनस में प्लस में, 4th क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में, प्लस में आएगी, और इसकी इसमें माइनस में आ जाएगी, तो एक और माइनस आ गया, माइनस sin 30, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में cos धनात्मक और sin ऋणात्मक। cos 30 कितना है, क्या cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 ना, हाँ √3/2 है ना, तो बोला था, हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस, और sin 30 1/2। अब चिन्ह देखो तुम, धनात्मक मिलेगा, मान क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, कैसा मिल गया हमको, ग्रेटर देन 0 धन में, तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, ये हमने चेक कर, हमें बताया था ना, एक प्लस एक माइनस तो ऑब्वियसली प्लस आएगा, लेकिन आपको चेक करना था तो किसके लिए किया, 330 के लिए किया, अपन 270 के लिए नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वो पूरे उस पे जाएंगे, क्वाड्रेंट वाले बिंदु नहीं लेना है अपन को, बीच के बिंदु लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब ये आ गया, मैं साइन डिसाइड करने के लिए इतने सारा रफ कैलकुलेशन था, सिर्फ साइन पता करना था हमको, चिन्ह कौन सा, अब क्या निष्कर्ष बताओ तुमसे, अब बन जाएगा। अब इस बिंदु पे लिखो, कैसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू 5π/4 पर f डैश x का चिन्ह नेगेटिव टू पॉजिटिव, f डैश x का चिन्ह नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब हिंदी में क्या बोलते से धनात्मक, हाँ हिंदी भी सीखो, ऋणात्मक से धनात्मक में बदल रहा है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे तुम, बदल रहा है, अतः कौन सा बिंदु हो गया, x इक्वल टू 5π/4 मिनिमम, निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु हो क्या ये, और निम्नतम मान के लिए समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x बराबर 5π/4 रखने पर, ठीक है, रख दें, तो fx बराबर sin 5π/4 प्लस 360 cos 5π/4, अभी हमने 5π/4 को चेंज किया था, अरे ऐसे ही करके देखो ना, भाग दे दो, 4 एकम 2 पाई में है, हाँ तो 5π/4 वही ना 2, उसको लिख रहे हैं ना, पाई प्लस π/4, ऐसा वो पिछले बार जैसे लिखा था, और cos पाई प्लस π/4 और sin पाई प्लस थीटा, माइनस में प्लस में माइनस
माइनस साइन पाई अपॉन 4 और ये भी माइनस माइनस में साइन पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2 बराबर माइनस रूट 2। ये आ गई मिनिमम वैल्यू, ये आ गया निम्नतम मान। निम्नतम बिंदु ये है और इसको लिख लो आप निम्नतम मान। क्लियर हुआ? दोनों विधि सब में आया। तो कौन सी मेथड आपको बेस्ट लगी, सेकंड डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव अच्छी लगी आपको? इजी है, क्यों? उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन तो उसमें भी रफ में कर रहा था साइन डिसाइड करने के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड में अपन देख लो डबल डिफरेंशिएशन, वो ऋणात्मक है कि नहीं है, धनात्मक है कि नहीं, उसी से डिटेल निष्कर्ष आ गया है। वहां भी उसको चेक कर लो या यहाँ नंबर लाइन में ले लो। तो कोई भी सेकंड डेरिवेटिव मेथड तब इजी है ज्यादा जब जो तुम्हारा f डैश x है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब ज्यादा यदि यहाँ बड़ा फंक्शन आ रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? फिर से अपकलन करना है। सिंपल है, कॉस साइन वाले को तो आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करो, बेस्ट है। ओके, बाय बाय।